गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। BIS इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर फील्ड। इसके बारे में स्टार्ट करेंगे और ये आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है? देखिए, पूरे फिजिक्स के अंदर अगर अपन स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, अगर चार्ज आपका स्टेशनरी है और उस स्टेशनरी चार्ज के कारण जो जो प्रॉपर्टीज जो जो गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं, उनका अगर स्टडी साइंस फिजिक्स के जिस ब्रांच में करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इसके अंदर जो चार्ज है वो कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। इसके बाद में चार चैप्टर होने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे डायनामिक स्टैटिक। उसके अंदर क्या होगा कि चार्ज आपका क्या करेगा? मूव करेगा। चार्ज कैसा करेगा? मूव करेगा। और चार्ज अगर मूव करता है और जो जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और उसकी जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं डायनामोस्टैटिक। तो दो तरीके के है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा डायनामिक स्टैटिक है। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वो किस में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारे जो कंटेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, डाइपोल यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और दोनों वेरी लिटिल डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एक बार पढ़ लेंगे तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक आपकी इंटेंसिटी बनेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉर्क जो बनेगी उसके बारे में करेंगे। फिर इसका सेकंड पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स के बाद में गाउस थ्योरम, गाउस ने जो थ्योरम दी थी, और थ्योरम के बाद में अपन आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट के ये कंटेंट कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है बेटा, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में अगर फ्रिक्शन करें, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ें, तो रगड़ने पर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के जो चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। सपोज इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको रगड़ा। इनिशियली आपने माना कि ये दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही आपने रगड़ा तो दोनों के बीच में क्या होगा? चार्जेस का ट्रांसफर होगा। और चार्जेस का ट्रांसफर होगा तो एक में जो ऑब्जर्व करेगा उसके ऊपर क्या आएंगे? नेगेटिव, और जो देगा देने वाले पर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्व करेगा, है ना, तो उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली। इस ग्लास रोड को क्या किया बेटा? सिल्क के जो क्लॉथ है उस पर रगड़ा है। तो अभी मैंने बताया फ्रिक्शनल यानी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने से चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज द फ्रिक्शनल। तो दो चीजों को फ्रिक्शन करने पर जो अगर चार्जेस का क्रिएशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क के कपड़े को उस पर रगड़ा, तो हम क्या देखते हैं कि ग्लास के रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और सिल्क के क्लॉथ पर क्या आ जाते हैं? नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल के एग्जांपल अवेलेबल हैं। हमने क्या किया, एक एबोनाइट की जो आपकी छड़ है और उसके ऊपर क्या किया कि फ्लेनल के जो क्लॉथ है उसको रगड़ा, है ना, तो उससे क्या हुआ? क्या देखने को मिला कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और एबोनाइट की जो रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अपन कर सकते हैं एक स्केल को, प्लास्टिक के स्केल के ऊपर किसको रगड़ सकते हैं? वूल के कपड़े को अगर अपन रगड़ें, रब करें तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और क्या डेवलपमेंट होगा? चार्ज डेवलपमेंट होगा। तो स्केल पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और वूलन पे क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये सेवरल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। तो एक चीज को दूसरे चीज पर फ्रिक्शन करने पर उसके अंदर चार्जेस का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो दूसरे पर क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए, जैसे कि ग्लास की छड़ पर, है ना, सिल्क के क्लॉथ पर रगड़े तो ग्लास पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वूल पर, एम्बर, एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक वाला अभी अभी मैंने बताया आपको, तो एक पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एबोनाइट के ऊपर पॉलीथीन को रगड़ें, रब करें, फ्रिक्शन करें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से हेयर और कॉम को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो कॉम पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, हेयर पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाने पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि किसी भी कण, किसी भी पार्टिकल, किसी भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी, वह गुणधर्म जिसके बिना उसका एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। बड़ी बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि किसी भी, है ना, चार्ज को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो किसी भी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी जिसके बिना उसका एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। क्लियर है? तो हम इसको दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी आपका एक पर्टिकुलर आपने अगर चार्ज लिया है तो वो अपने चारों तरफ क्या है, एक सराउंडिंग डेवलप करेगा, और उसके अंदर एक और चार्ज अगर आप लेके आते हैं तो आपस में फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्रिएशन हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर चार्ज को आपको एक्सप्लेन करना है तो क्या बताना है कि किसी भी पार्टिकल की वह स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट गुण जिसके बिना उसका एग्जिस्टेंस संभव ना हो, क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ के भी आते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द करंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। I आपका करंट है, T आपका समय है, तो चार्ज आपके किसके बराबर हो गया, करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट आप सबको पता होती है, क्या होती है बेटा, एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो चार्ज की एक अनदर यूनिट हो सकती है, क्या हो सकती है, एम्पियर इनटू सेकंड। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है बेटा, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। अब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे। ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया कि एम्पियर इनटू सेकंड कहां से आया, कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द करंट, और आपको ये पता है तो Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। I की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, T की क्या होती है, सेकंड, यानी एम्पियर इनटू सेकंड किसकी यूनिट हो गई, चार्ज की यूनिट हो गई। अब आपको डायरेक्ट अगर चार्ज की यूनिट याद रखना है तो क्या याद रखना है, कूलम याद रखना है। डायरेक्ट याद रखना है तो क्या याद रखना है, कूलम याद रखना है। आगे अपन डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन याद नहीं रखनी है, डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है अभी अभी आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है भाई, IT। हमेशा ध्यान रखिए डायमेंशन को लिखा जाता है बेटा MLT के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो एसआई यूनिट इसकी क्या है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर, यानी एम्पियर का कैपिटल है, और टाइम सेकंड को लिखा जाता है T। तो यहाँ पर देखिए M0, L0, T1 और A1, तो आपकी जो यूनिट हो गई, जो एसआई यूनिट हो गई, जो डायमेंशन हो गई, वो क्या हो गई, M0, L0, A1, T1। तो डायमेंशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 80। क्लियर है? नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज की जो टाइप्स है वो दो तरीके की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस में हमेशा रिपेल होता है, और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। चार्ज एक तरह की बेटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेज का एडिटिव नेचर होता है, चार्ज इज क्वांटिटाइज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन द कंटिन्यूअस अमाउंट। तो यहाँ पर क्वांटिजेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिजेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी छोटे से छोटे कण पर मौजूद चार्ज की वैल्यू
चार्ज की वैल्यू Q बराबर एन ई के फॉर्म में होती है, वेयर ई क्या है, चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और यहाँ पर एन क्या है, एन आपका कोई इंटीग्रल नंबर है, दैट इज 1 2 3, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 हो सकता है, लेकिन इट नेवर बी 1/2, नेवर बी 3/4, नेवर बी 0.5। कहने का मतलब यह है कि जो आपका फॉर्मूला बना Q बराबर एन ई, इसका क्या मीनिंग निकला कि किसी भी पार्टिकल पर मौजूद चार्ज की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कम से कम न्यूनतम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होगी। न इसे डिवाइड किया जा सकता है, न इसे इससे भी छोटे से छोटे रूप में नहीं बदला जा सकता है, यानी किसी भी पार्टिकल पर छोटे से छोटे मान चार्ज का क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होगा। इसका आधा नहीं हो सकता, पौन नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 के रूप में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, चार्ज इज कंजर्व। The algebraic sum of positive and negative charge in an isolated system remain constant। कहने का क्या मतलब है कि कोई आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज इसके ऊपर जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है इन सब के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आगे और ये क्या कह रहा है, आगे और क्या कह रहा है कि किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर अपन रब करें तो उस पर मौजूद चार्ज की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर ये आगे और मेंशन कर रहा है कि चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा लॉ है। वो कह रहा है कि इस वर्ल्ड में, इस धरती पर मौजूद कोई भी दो पार्टिकल पर मौजूद चार्ज, सपोज पहला चार्ज मैंने ले लिया बेटा Q1 और दूसरा चार्ज मैंने ले लिया Q2, तो वो कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किसके बराबर होता है, वो किसने दिया है, कूलाम भाई साहब ने दिया है, कूलाम लॉ ने दिया है। कूलाम ने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस के पर लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको क्या मिला, लगने वाला जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस स्मॉल आर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, तो लगने वाला जो बल है, अप्लाइड जो फोर्स है, वो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कह रहा है, फर्स्ट तो कह रहा है कि जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा कह रहा है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट लॉ आपका हो गया F बराबर Q1 Q2, और सेकंड क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि 1/r²। इस बारे में कह रहा है जब आप क्या करते हैं, इन दोनों को जब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K आता है, और K की वैल्यू दी जाती है बेटा 1/4πε0। इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। K की डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। यही आपका क्या है बेटा, कूलाम फोर्स है, कूलाम का नियम है बिटवीन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बड़ा सिंपल सा है कि अगर दो चार्जेस आपको Q1 है, Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कूलाम के बल के नियम के द्वारा दिया जाएगा। ये क्या कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सेकंड क्या कह रहा है कि जो लगने वाला बल है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों को कंबाइन किया तो आपको क्या मिला, Q1 Q2/r²। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलते हैं, K। तो K की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए K की जो वैल्यू है 1/4πε0, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव
परमिटिविटी इज गिवन बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है बेटा, केवल एप्सिलॉन 0 लेना है। वैक्यूम और इसके साथ मैं और मेंशन कर देता हूं, अगर एयर, इन दोनों की बात करते हैं तो क्या लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब पर्टिकुलर किसी मीडियम में ये दोनों चार्ज है, सपोज आपने कहां पर रख दिए, वैक्यूम के अंदर रख दिया, एयर में रखे हुए। फिर आपने क्या किया, एक वाटर टैंक ले लिया, उसके अंदर इन दोनों चार्जेस को रख दिया, तो मीडियम हो गया एक। या आपने कोई ग्लास ले लिया तो ग्लास के अंदर रख दिया, मीडियम हो गया। तो मीडियम के अंदर हो गया तो आपको क्या मेंशन करना है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ध्यान रखना, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये पूछी जाती है। k की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये चीज होती है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है बेटा, केवल आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। आपका फोर्स वही रहेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला था। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर r कैप लग जाता है, वेक्टर फॉर्म में क्या लग जाता है, यूनिट कैप लग जाता है, और यूनिट वेक्टर दिया जाता है खुद वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, r स्क्वायर था। तो यहाँ पर जब कैप लगाया तो कैप को हम क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन दिस, तो r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यू हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। देखिए बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने दो चार्जेस को एयर के अंदर रखा और फोर्स कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। अब उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर मैंने वाटर टैंक के अंदर रख दिया। अब उन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, है ना। एयर के अंदर रखा, सपोज फोर्स की जो वैल्यू मिली, और वाटर टैंक के अंदर रखा और फोर्स की वैल्यू जो मिली, तो पहले से बाद में मीडियम आने पर फोर्स की वैल्यू में जितनी गिरावट आई, जितना डिक्रीमेंट देखने को मिला, वो उस मीडियम का क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी को बताने का, कि किसी मीडियम में अगर आप कैलकुलेट करते हैं एफआर, यानी कोई मीडियम एयर के रेशियो में कितना इंसुलेटेड है ना, कितना गिरावट कर देता है, कितना दोनों के बीच में फोर्स को रोक रहा है, वो चीज क्या बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये वाला फॉर्मूला है, दोनों कैलकुलेट करके मीडियम के अंदर और वैक्यूम या एयर के अंदर आपने रखा और कैलकुलेट किया, और एफएम यानी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर रखा और दोनों का रेशियो किया, तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 मिलेगा। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है, देखिए, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू एच, दो आपके पास आइडेंटिकल चार्जेज है, एक लिखा हुआ है क्यू और दूसरे का भी जो चार्ज है वो क्यू है, दो आइडेंटिकल चार्जेज हैं। आगे क्या कह रहा है, आर कैप 2 मीटर अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर रखा है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी लिए, 2 मीटर लिए। तो यहाँ से ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिए, क्लियर यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है, अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, वो कह रहा है कि इन दोनों जो सिचुएशन है उसके बीच में एक तीसरा चार्ज उठाकर रख दिया, क्यू रख दिया। तो आगे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द क्यू। देखिए बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, इसको समझिए। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास कोई दो चार्जेज हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्यू और क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर ली है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब वो कह रहा है कोई थर्ड चार्ज इन दोनों को मिला, लाइन को मिलाने वाली रेखा के बीच में रख दिया है, तो बताइए कि कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जब इसको रख देंगे और आसानी से रह पाएगा। तो बताइए कि वो चार्जेस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो हमने क्या किया कि पहला ये पॉइंट लिया, उस पर कोई चार्ज क्यू रख दिया, दूसरा पॉइंट लिया, उसमें चार्ज क्यू रख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर बता दी। अब थर्ड चार्ज को इसके बीच में रखना है, तो यहाँ पर रखा, ठीक है। तो मैंने माना कि ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 में से इस x डिस्टेंस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 माइनस x डिस्टेंस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपस में बराबर कर दीजिए। तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के क्यू क्यू और आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, कूलॉम का नियम लगाना है कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, तो पहला पार्टिकल क्यू, दूसरा पार्टिकल कैपिटल क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी आपने, x मानी, तो हम क्या लगाएंगे k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या बेटा k q, पहले वाला चार्ज आपका स्मॉल q, बड़ा वाला चार्ज आपका कैपिटल Q, अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, किसके बराबर हो रहा है ये, अगेन k दैट मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ये वाला आपका q के वापस कैपिटल Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके क्या लेनी है 2 - x का होल स्क्वायर। आपने जैसे इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद में देखिए सिमिलर टर्म, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है और एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। देखो Q से कैपिटल Q से कैपिटल Q से कैंसिल आउट हो गया, ये कांस्टेंट आपस में हट गया, पीछे क्या बचा है x स्क्वायर, और हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपलीफाई कर x की वैल्यू आपके 1 मीटर आ गई। कहने का मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे 1 मीटर, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, टोटल 2 मीटर है, तो यहाँ से भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, तो वो बीच वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1 मीटर फ्रॉम दिस और दिस एंड। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है आपके कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है, वो कह रहा है कि अगर आपको बहुत सारे चार्ज है, तो यहां पर हमने केवल 4 चार्ज कंसिडर किया है, Q1 Q2 Q3 और Q4। वो कह रहा है कि इन तीनों का जो इस चार्ज के साथ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि कूलॉम का नियम, दो पार्टिकल दो चार्जेस के बीच में लगता है, क्या लगता है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर Q1 हो गया आपका, Q2 हो गया, तो हम है ना बारी बारी से Q1 और Q4 में कूलॉम का नियम लगाएंगे, Q2 और Q4 में आप कूलॉम फोर्स अप्लाई करेंगे, Q3 और Q4 में कूलॉम फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले Q1 और Q4 के बीच में कूलॉम फोर्स लगाएंगे, तो वही आएगा K Q1 × Q4 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन कैसे दी है, इस डायरेक्शन के अंदर आ रही, तो उसका फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 4/1। फिर क्या निकालेंगे 2 के जरिए 4 पर, 2 और 4 दो पार्टिकल हो गए, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा Q2 Q4 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर क्या लगेगा Q3 और Q4 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों फोर्स आ गए, तीनों फोर्स आ गए, तो वो कूलॉम का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि Q1 Q4 से जो फोर्स आया, Q2 Q4 से जो फोर्स आया, Q3 Q4 से फोर्स आया, तो इन सब का एल्जेब्रिक सम कर दो, तो हमें टोटल फोर्स जो Q4 पर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पर हमें क्या निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में कूलॉम फोर्स, सेकंड चार्ज और इस वाले के बीच में कूलॉम फोर्स, थर्ड चार्ज और इस वाले के बीच में कूलॉम फोर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस का इस वाले चार्ज पर कूलॉम फोर्स निकालकर उन सब का एल्जेब्रिक सम कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज मिल जाएगा ड्यू टू मेनी चार्जेस। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही है, क्योंकि आपका जब चार्ज आया है तो चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ फील्ड तो क्रिएट करेगा ही। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपके पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन के बारे में बताइए, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करिए। तो देखिए बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को समझने के लिए आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ध्यान रखें। एग्जाम्पल क्या है कि अगर ये मेरा एक कोई चार्ज है, अब चार्ज चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसको डिफाइन कैसे की जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, इस डायग्राम को याद रखना है। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, एक चार्ज आपने बना दिया, तो चार्ज के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी। अब किसी दूसरे चार्ज को अगर यहां पर अपन लेके आए
और ये एक पर्टिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करें, है ना, तो वही तो क्या है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे कि किसी चार्ज द्वारा सराउंडिंग, किसी चार्ज ने जो सराउंडिंग एरिया किया है उस पर किसी अनदर चार्ज को लाने पर वो अनदर चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो ये वाला सराउंडिंग एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। किसका, इस चार्ज का। इसे आप सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, सपोज ये पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर आदमी का घर है और ये घर की बाउंड्री है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, और उसके अंदर कोई अननोन पर्सन आया और उसके घर के अप्लायंसेस यूज करने लगा, रसोई में खाना बनाने लगा, तो क्या होगा, ये वाला उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा कि ये भाई साहब ये वाला तो मेरा फील्ड है, ये वाला जो सराउंडिंग एरिया ये मेरी बाउंड्री है, समझ में आ रही है। तो ये जो बाउंड्री है वो फोर्स जो लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, किस हद से लगा रहा है कि ये जो बाउंड्री है वो इस पर्टिकुलर चार्ज की है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चार्ज द्वारा सराउंडिंग एरिया जिस पर किसी दूसरे आदमी अननोन चार्ज को लाने पर एक फोर्स अनुभव करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो वाला पर्टिकुलर बाउंड्री क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बड़ी सिंपल सी है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन स्पेस अराउंड द चार्ज और सिस्टम, इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जहां अनदर चार्ज को लाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वो वाला फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बहुत ही आसानी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर आदमी का कोई घर है तो वो उसकी बाउंड्री हो गई, किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे और वो सारे अप्लायंसेस यूज करने लगेगा तो वो उसकी पिटाई करेगा कि आप किस हक से यहाँ पर सब चीजें यूज कर रहे हो, तो वो उसका हक है, मतलब वो उसकी फील्ड है। और उस फील्ड में अगर किसी दूसरे को लाने पर एक टोला पड़ता है, एक फोर्स अनुभव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो किसी चार्ज द्वारा सराउंडेड रीजन जिस पर अनदर चार्ज को लाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो, वही तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है, हम किसको लेके आ रहे हैं भाई, चार्ज को लेके आ रहे हैं, किस पर ला रहे हैं, फोर्स पर। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल इक्वल टू, चार्ज को लेके आ रहे हैं तो नीचे रखना है क्यू, और क्या लग रहा है उसके ऊपर से बल लग रहा है, चार्ज को लाने पर ऊपर से टोला पड़ रहा है तो बल लग रहा है, तो E इक्वल टू किसके बराबर हो गया, F अपॉन क्यू। ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, किसकी पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उससे पहले हम उसकी डायमेंशन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा F अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन भी पूछी जाती है 1 नंबर में, तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं, F का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन, सबको पता है, और चार्ज की जो होती है वो कूलाम होती है। तो एक मात्रक जो निकल रहा है, एक यूनिट जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक निकल के आ रहा है। अब यहीं पर हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है भाई, m1 l1 t-2 आप निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं F बराबर किसके होता है भाई, m है, F किसके बराबर होता है, m है, m को लिखते हैं m1 और एक्सीलरेशन को लिखते हैं l1 t-2। तो आपके m1 l1 t-2 और कूलाम, कूलाम यानी आपका चार्ज, चार्ज किसकी यूनिट होती है भाई, 80। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, m1 L1 t-2 और ये ऊपर जाएगा तो -3, और a को भी जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो a-1। तो ये किसकी हो जाएगी बेटा, आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। गिव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र का आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा। आल्सो राइट यूनिट एंड डायमेंशन एज वेल, यानी आपको उसका मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। किसी पॉइंट चार्ज द्वारा सराउंडिंग रीजन जिस पर किसी अन्य चार्ज को लाने पर एक टोला पड़ता है, बल का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के आप फॉर्मूला लिख लेंगे, डायमेंशन निकाल देंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़े ही 2 लाइन में है ना, केवल 2-3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अभी अभी मैंने बताया था आपको ई का क्या फॉर्मूला बताया था। ई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F/Q। ई का फॉर्मूला बताया था F/Q। अब देखिए अभी अभी आप लोगों ने इससे पहले जस्ट कूलम्ब फोर्स पढ़ा है कि किसी 2 पार्टिकल के बीच में कूलम्ब फोर्स लगता है तो वो दिया जाता है, किससे दिया जाता है, F इक्वल टू किसके दिया जाएगा, K Q। अगर ये आपका टेस्टिंग चार्ज है तो Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R²। तो आपका ये फोर्स हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कूलम्ब फोर्स का आपको याद होगा। कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको इसमें पुट करना है तो आपको क्या मिलेगा, E विच इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है भाई, K Q0 अपॉन R²। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला भाई, K Q अपॉन R²। ये आपके किसका फॉर्मूला बन गया, E इक्वल टू KQ अपॉन R²। E इक्वल टू KQ अपॉन R²। और K का जो वैल्यू होती है आप सबको पता है 1/4πε0 R²। और ऊपर आ जाएगा Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अब निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, KQ अपॉन R²। शॉर्ट में याद रखना है। और K की वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0। वापस से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या ध्यान रखना है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू F अपॉन Q0। अब वी नो दैट फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ the force between the two charges is given by Q0 upon R²। when you put this force value into this formula you will get E equal to Q0 upon R²। ये Q0 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सेम चीज आपस में कैंसिल आउट हो गई, क्या मिला, KQ अपॉन R²। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वो क्या हो गया, KQ अपॉन R²। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि देखिए ये एक इमेजिनरी कर्व होता है बेटा, ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। देखिए एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी यानी काल्पनिक बंद वक्र, काल्पनिक वक्र कह सकते हैं आप लोग इसको। एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. Electric field lines of force do not physically exist but they represent real situation. अब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज लेते हुए आप लोग बताइए कि उसका जो आपकी लाइंस होगी वो क्या होगी। तो उसकी जो लाइंस होगी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा आपको क्या करना है, बाहर की तरफ आउटर साइड के अंदर क्या लेके जाना है, लाइनों को शो करना है। पॉजिटिव चार्ज यानी Q की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी Q जब भी आप पॉजिटिव लेंगे तो आपको चार्ज कैसे शो करना है, बाहर की तरफ। और Q जैसे ही आप नेगेटिव लेंगे यानी Q की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव लेंगे, 0 से लेस देन लेंगे, आपको कैसा शो करना है, अंदर की तरफ। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए प्लस चार्ज के लिए एज वेल एज माइनस चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज आपने प्लस लिया है तो आपको प्लस से बाहर की तरफ आपको शो करना है आउटर साइड में, और अगर पॉइंट चार्ज आपने नेगेटिव लिया है तो अंदर की तरफ आप लोगों को शो करना है। अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आप बताइए। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और दोनों को लिटिल डिस्टेंस पर रख दिया आप लोगों ने, पास में रख दिया, तो हमेशा लिखना है कि चार्ज से, यानी अभी अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया, देखिए प्रीवियसली क्या बताया कि प्लस Q से हमेशा आपके लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती है और माइनस Q से लाइन से अंदर की तरफ निकलती है। तो क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, छोटा सा 2 नंबर का सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। कोई भी 3 या 4 प्रॉपर्टी पढ़ के जाना, 2 लिखने को आती है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्लस चार्ज से तो हमेशा लाइंस निकलती है बाहर की तरफ और माइनस चार्ज के अंदर एंटर होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई कि प्लस चार्ज के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी
प्लस चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन माइनस जो चार्ज होता है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ निकलती है। इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि अंदर की तरफ ये एक स्ट्रेट, दोनों के बीच वाली जो लाइन होती है उस पर एक ये स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ होती है। तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि कभी भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगी, लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, क्योंकि वो टेंजेंशियल शो करती है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये लिखना है कि प्लस से निकलती है, माइनस में एंटर करती है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, ये बन सकता है, डेफिनेशन के अंदर भी आ रहा है कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, इसको ये दिखती नहीं है एक्चुअल के अंदर, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। तो इमेजिनरी लाइंस होती है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो द पाथ अलोंग द फील्ड ऑफ लाइन, इट इज फ्री टू डू सो। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एस्टिमेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, इमेट यानी स्टार्ट कहां से होती है भाई, पॉजिटिव से होती है, और टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव पे होती है। The tangent to an electric field line at any point gives the direction of the electric field. Most important line है कि इस ये जो आपके पर्टिकुलर लाइंस होती है, इसके ऊपर आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या बताएगा, इन लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो आपको दो तीन याद रखना है। पहला याद रखना है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है। दूसरा याद रखना है दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट होगी तो उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन दो डायरेक्शन होना इसका पॉसिबल नहीं है। तीसरे याद रख सकते हो ये इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है ना, तो ये आप सब याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप 5 लिखे हुए हैं, 5 में से कोई भी 2 याद करके जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में छोटा सा सवाल आता है। और ये कि ये चैप्टर 4 के अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी जो होती है, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक लिखकर सेम प्रॉपर्टी लिख के आनी पड़ती है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि चार्ज अगर स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और चार्ज अगर मूवेबल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ में डेवलप करता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम चलती है, दोनों पर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि आप लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों में से कोई एक आता है, और उसमें 2 आप कोई भी उसकी प्रॉपर्टी बताइए। पहली आप बताएंगे पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है, और दूसरी आप बताएंगे कि ये इमेजिनरी होती है। तीसरी आप बता सकते हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। Now coming to the next topic, that is electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखिए सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर मैंने 2 चार्जेस लिए हैं, देखिए ये डायग्राम में शो है, 2 चार्जेस लिए हैं, नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब एक आपको लेना है नेगेटिव और दूसरा लेना है पॉजिटिव, और दोनों सिचुएटेड है एट अ वेरी लिटिल डिस्टेंस, है ना। तो डेफिनेशन भी क्या होगी, 2 चार्जेस having same magnitude but opposite in direction are situated at a very little distance 2a or 12 is known as electric dipole। बड़े इस आसान से डेफिनेशन है, क्या लिखनी है, when 2 charges situated at a very little distance 2a, this phenomena, this whole phenomena is known as the electric dipole। बड़ी आसान से डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि when 2 charges having the same magnitude but opposite in direction are situated at a very little distance 2a or 12 is known as the electric dipole। अब देखिए यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन मैंने बताई, क्या बताई, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by very small distance। तो आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल which having the same magnitude opposite in direction situated at a very little distance 2a, this whole body is known as the electric dipole। now dipole moment के बारे में बात करते हैं। dipole moment is denoted by capital P that will give the formula that the magnitude of वन चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, दैट इज q है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस यहाँ पर इस डायग्राम में 12 लिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे 12,
कहीं कहीं पर आपको बुक प्रेफर करती है 2a। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय दैट इज द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दैट विल इक्वल टू 2a क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या क्वेश्चन बताया मैंने आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। उसके बाद में पूछा जाता है गिव द यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा भी बताइए। तो देखिए मात्रक के लिए आप सबको पता है चार्ज का, जब अपन स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को बताया चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है तो ये हो गई मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर आपकी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कूलाम इंटू मीटर आपकी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन के अंदर क्या हो जाएगा, कूलाम आप लोगों को पता है कूलाम की क्या होती है 80 और मीटर की होती है बेटा L1। तो अपने पास जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी M0 L1 A1 एंड T1, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट किया BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, उसके कितने फिनोमिना हैं उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, चार्जेस को आपने डिटेल में पढ़ा, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, उसके बाद में आप लोगों ने उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला, डेफिनेशन, डायमेंशंस के बारे में देखा, उसके बाद में आपने लाइंस ऑफ जो फ्लक्स है उसके बारे में देखा, और उसके बाद में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, यूनिट के और डाइपोल मोमेंट के बारे में देखा। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशंस के बाद में इसके डेरिवेशन की तरफ चलेंगे कि इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आपके इंटेंसिटी होती है वो फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें, कंटिन्यूस अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।